स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा कि भाई कुछ लोग इतनी ज़्यादा सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी कोशिश करते रह जाते हैं। क्या इसका कोई राज है? ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब आप देखेंगे काफी हद तक जुड़ा है हमारे लक्ष्यों से, या यूं कहें कि स्पष्ट लक्ष्यों की ताकत से। अच्छा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ब्रायन ट्रेसी की जो मशहूर किताब है लक्ष्य यानी गोल्स, हाँ। उसके हिंदी अनुवाद के कुछ खास हिस्सों के जरिए ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक गाइड की तरह रही है, सही मायनों में। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि कोशिश यह है कि उन सबसे ज़रूरी और असरदार बातों को निकालें जिन्हें सुनकर, जिन्हें समझकर वाकई में लक्ष्य पाने की राह थोड़ी आसान लगे। वो कौन सी रणनीतियां हैं जो असल में काम करती हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी बात करें, क्योंकि देखिए जानना एक बात है और उसे अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है। सही कहा। चलिए तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जिसने मुझे तो वाकई चौंका दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मशहूर अध्ययन है, शायद आपने सुना भी हो। हाँ हाँ, वो MBA वाला। हाँ वही। 1979 से 1989 तक उन्होंने अपने MBA स्नातकों पर नजर रखी और पता है क्या चला? सिर्फ 3% छात्र ऐसे थे जिनके पास स्पष्ट मतलब लिखे हुए लक्ष्य थे। सिर्फ 3%? हाँ। और 10 साल बाद ये 3% लोग ये बाकी 97% लोगों की कुल कमाई से औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। 10 गुना? 10 गुना। ये आंकड़ा ही अपना आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये अपने आप में लक्ष्यों की ताकत बयान करता है। किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि स्पष्ट लक्ष्य होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये सफलता का एक तरह से शुरुआती बिंदु है। ये हमारी ऊर्जा को दिशा देते हैं, आप समझिए, ठीक एक लेजर बीम की तरह। बिना लक्ष्य के हमारी क्षमताएं, हमारी ऊर्जा वो सब बिखरी रहती हैं। और ये सिर्फ पैसे या करियर तक ही सीमित नहीं है शायद। मतलब इसका असर हमारी खुशी पर भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य हमारी खुशी से भी बहुत गहरे जुड़े हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, और मुझे ये बात बहुत पसंद है, कि खुशी किसी सार्थक लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। क्रमिक प्राप्ति मतलब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना। हाँ, यानी जब हम किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, तो वो सफर, वो प्रक्रिया अपने आप में संतोष देती है। हमें लगता है कि हाँ, जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई दिशा है। सही बात है। उपलब्धि का एहसास तो होता ही है, पर शायद आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक छोटा लक्ष्य भी हासिल करते हैं ना, तो आपको अंदर से लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और यही भावना, यही विश्वास आपको बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है। किताब में टॉम हॉपकिंस का एक जिक्र आता है। वो कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। अब बिना ईंधन की आग कैसे चलेगी? वाह, क्या बात कही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्य इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर उस हार्वर्ड स्टडी में 84% लोगों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य क्यों नहीं थे? मतलब ज्यादातर लोग क्यों नहीं तय करते अपने लक्ष्य? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किताब एक मुख्य कारण पर बहुत जोर देती है, और वो है अस्वीकृति का डर। अस्वीकृति का डर मतलब ये डर कि अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया और उसे पूरा नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? हो सकता है मजाक उड़ाएं, आलोचना करें। ओह हाँ, ये तो होता है। इसी डर की वजह से क्या होता है कि कई लोग कोशिश ही नहीं करते। वो बड़े सपने देखने से ही कतराते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद उतने काबिल नहीं है। ये बात तो सोचने वाली है। हम दूसरों की राय के डर से अपने ही सपनों का गला घोट देते हैं। अजीब है ना? तो इसका कोई हल है? किताब कुछ बताती है? हाँ, एक बहुत सीधा सा सुझाव दिया गया है। शुरुआत में अपने बड़े लक्ष्यों को, अपने सबसे जरूरी सपनों को थोड़ा गोपनीय रखें। गोपनीय मतलब किसी को बताएं नहीं? हाँ, कम से कम शुरुआत में उन्हें अपने तक सीमित रखें। उन्हें अपनी प्रेरणा बनाएं, दूसरों के सामने घोषणा करने का बोझ नहीं। जब आप नतीजे दिखाना शुरू करेंगे, जब सफलता मिलने लगेगी, तो आपका काम खुद बोलेगा। तब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा तरीका है, बोझ कम हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई लक्ष्यों की अहमियत और उन्हें ना बना पाने के डर की बात। अब आते हैं उस 3% वाले ग्रुप पर जिनके पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे। ये स्पष्टता इतनी जरूरी क्यों है? लिखने से क्या होता है? देखिए, स्पष्टता ही सब कुछ है। किताब में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। सोचिए, आप किसी अनजान बड़े शहर में हैं और आपको एक खास पता ढूंढना है। ठीक है। लेकिन आपके पास न तो कोई नक्शा है,
न ही सड़कों पर कोई नाम या निशान लगे हैं, कोई साइन बोर्ड नहीं। अब बताइए कितना मुश्किल होगा वो घर ढूंढना, शायद नामुमकिन सा। हाँ बिल्कुल, भटकते रहेंगे बस, शायद कभी मिले ही नहीं। बस बिना स्पष्ट लक्ष्यों के जीवन जीना भी कुछ ऐसा ही है, एक तरह से दिशाहीन भटकना। आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, कैसा दिखना चाहिए वो लक्ष्य, कब तक चाहते हैं, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगेगा। अच्छा। इसे आप एक तरह का आंतरिक जीपीएस समझ लीजिए। जब आप मंजिल सेट करते हैं तभी तो वो रास्ता बताना शुरू करता है ना। हाँ बिल्कुल सही। और लेखक ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा भी बताया है जो इस बात को और पुख्ता करता है। हाँ, वो सेल्स वाला। हाँ वही, जब वो युवा थे और सेल्स में काफी संघर्ष कर रहे थे, एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कागज पर एक लक्ष्य लिखा कि वो हर महीने $1000 कमाना चाहते हैं। उस वक्त ये उनके लिए बहुत बड़ी, लगभग असंभव सी रकम थी। उन्होंने वो कागज कहीं रख दिया और शायद भूल भी गए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? क्या सिर्फ लिखने भर से कुछ बदला? लगभग वैसा ही हुआ। कमाल की बात है, सिर्फ 30 दिनों के अंदर उनकी जिंदगी में बड़े नाटकीय बदलाव आए। उन्होंने सेल्स की कोई नई तकनीक सीखी, उनकी आमदनी बढ़ी, फिर अचानक उनकी कंपनी बिक गई और जो नए मालिक थे उन्होंने उन्हें सेल्स मैनेजर बनने का प्रस्ताव दिया, ठीक $1000 प्रति माह की तनख्वाह पर। अरे वाह, ठीक उतनी ही रकम। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ स्पष्ट रूप से लक्ष्य लिखने की जो क्रिया है वो भी हमारे अवचेतन मन को कैसे सक्रिय कर सकती है। ये वाकई जबरदस्त कहानी है और ये हमें अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाती है, अपनी क्षमता को पहचानना और अपनी जिंदगी की बागडोर, उसकी जिम्मेदारी संभालना। सही कहा। किताब कहती है कि हम सब में असीम संभावना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र है कि औसत इंसान अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ 2% इस्तेमाल करता है। सिर्फ 2%? बाकी 98%? हाँ, 98% क्षमता यूं ही पड़ी रहती है। किताब कहती है ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, आपका अतीत क्या है। मायने ये रखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और अपनी मंजिल तय करने और वहां पहुंचने की जिम्मेदारी वो पूरी तरह हमारी है। किताब हमें एक दिलचस्प नजरिया अपनाने को कहती है कि हम खुद को अपनी जिंदगी का प्रेसिडेंट समझें, अपनी पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन का सीईओ। पर्सनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का सीईओ, ये अच्छा है। हाँ, जैसे कंपनी का सीईओ उसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है ना, हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, वैसे ही हमें अपनी ग्रोथ की, अपने विकास की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये पर्सनल सीईओ वाली सोच मुझे बहुत पसंद आई। इसका मतलब है कि हमें अपने शोध और विकास, यानी अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने में लगातार निवेश करना होगा, सीखना होगा। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र का सिद्धांत आता है। जिन लोगों का नियंत्रण का केंद्र आंतरिक होता है, मतलब वो मानते हैं कि उनकी सफलता या असफलता उनकी अपनी कोशिशों पर निर्भर करती है, वो ज्यादा खुश, ज्यादा सफल और ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। और जिनका बाहरी होता है, हाँ, दूसरी तरफ जिनका केंद्र बाहरी होता है, जो हमेशा किस्मत को, हालात को या दूसरों को दोष देते रहते हैं, वे अक्सर खुद को असहाय महसूस करते हैं। लक्ष्य तय करना और उन पर काम करना, ये हमारे नियंत्रण के केंद्र को बाहरी से आंतरिक बनाने में बहुत मदद करता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। जिम्मेदारी लेना एक बात हुई, लेकिन कई बार हम अंदर से ही ये यकीन नहीं कर पाते कि हम सफल हो सकते हैं। मतलब हमारे अपने ही विश्वास हमें रोकते हैं। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किताब में विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ की बात की गई है। यानी हम जिस चीज पर गहराई से, पूरी शिद्दत से विश्वास करते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। वही हकीकत बन जाती है। हाँ, ये विश्वास हमारी आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी हम खुद को कैसा देखते हैं। और ये आत्म अवधारणा, आप समझिए, हमारी सफलता का मास्टर प्रोग्राम है। ये तय करता है कि हम क्या हासिल कर पाएंगे और क्या नहीं। और खतरनाक बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये विश्वास जरूरी नहीं कि सच हो। ये सिर्फ हमारे विचार होते हैं, जिन्हें हमने शायद बचपन से सुना हो या किसी बुरे अनुभव के बाद बना लिया हो और बार बार सोचकर सच मान लिया होता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं आत्मसीमित विश्वास, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। वो विश्वास जो हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूं,
या मुझ में ज्यादा कमाने की काबिलियत नहीं है, या वो सबसे आम वाला मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। किताब में थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है। आपको पता है, उन्हें स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो कुछ सीख नहीं सकते। क्या बात कर रही हैं, एडिसन को? हाँ, सोचिए अगर एडिसन ने इस बात पर यकीन कर लिया होता तो क्या होता? तो शायद बल्ब का आविष्कार ही ना होता, दुनिया अंधेरे में रह जाती है। तो इन गलत धारणाओं से, इन सीमित करने वाले विश्वासों से कैसे निपटे? पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचें और मन में आवाज आए, अरे ये मेरे बस का नहीं, या मैं ये नहीं कर सकता, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या ये सचमुच सच है या ये सिर्फ एक पुराना विचार है? अच्छा, सवाल करना है। हाँ, और फिर पूछें, क्या इसका बिल्कुल विपरीत सच हो सकता है? जैसे अगर आपको लगता है कि आप पैसा नहीं कमा सकते, तो पूछें, क्या ये संभव है कि मुझ में असाधारण आर्थिक सफलता पाने की जबरदस्त छिपी हुई क्षमता हो? फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उस नए सकारात्मक विश्वास को पुख्ता करने वाले सबूत इकट्ठा करना शुरू करें। अपने शब्दों और कामों को अपने वांछित विश्वास के अनुरूप ढालें। एक्ट करें जैसे कि वो सच है। यानी अपने अंदर के आलोचक को चुनौती देना और एक नया, ज्यादा सकारात्मक नजरिया अपनाना। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर शायद करने में मुश्किल हो। मुश्किल जरूर है, मैं मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। और याद रखें, जैसा किताब कहती है, आप अपने अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। ईश्वर घटिया सामान नहीं बनाता। ये अच्छी बात कही। अच्छा, तो हमने स्पष्टता की जरूरत समझी, जिम्मेदारी लेने और अपने विश्वासों को बदलने की अहमियत जानी। अब आते हैं असल में लक्ष्य तय करने और उन पर काम करने की प्रक्रिया पर। किताब में योजना बनाने पर काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ इच्छा करने से या सपने देखने से बात नहीं बनती। एक ठोस योजना चाहिए। लेकिन योजना बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। इसे किताब में शुरुआती बिंदु का विश्लेषण कहा गया है। शुरुआती बिंदु का विश्लेषण? हाँ, मतलब जैक वेल्च के वास्तविकता सिद्धांत की तरह दुनिया को या अपनी स्थिति को वैसी ही देखना जैसी वो है, न कि जैसी हम देखना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब क्या देखें हम? सैलरी नहीं, बल्कि ये निकाल कर देखें कि आप प्रति घंटे कितना कमाते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपकी कुल देनदारियां घटाकर क्या बचता है। इससे आपको एक साफ तस्वीर मिलती है कि आप आर्थिक रूप से कहां से शुरुआत कर रहे हैं। ये तो जरूरी है। और यहीं पर शून्य आधारित सोच का जिक्र आता है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। शून्य आधारित सोच का मूल सवाल बहुत शक्तिशाली है। वो सवाल है, आज मेरे पास जो ज्ञान और अनुभव है, उसे देखते हुए क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई निवेश, कोई आदत, जिसे अगर मुझे आज दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नहीं करूंगा? ओह, ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, ये हमें उन चीजों से छुटकारा पाने में मदद करता है जो अब हमारे लिए काम नहीं कर रही, जो शायद हमें पीछे खींच रही हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि हम उनके आदी हो गए हैं या हमने उनमें बहुत समय लगा दिया है। जैसे कोई पुरानी नौकरी जो अब पसंद नहीं, या कोई ऐसा निवेश जो लगातार नुकसान दे रहा हो। बिल्कुल। सोचिए, आपकी अलमारी पुराने कपड़ों से भरी पड़ी है जिन्हें आप सालों से नहीं पहनते। शून्य आधारित सोच पूछती है कि अगर आज ये कपड़े मेरे पास न होते तो क्या मैं इन्हें दोबारा खरीदती? शायद नहीं। है ना? यही सवाल जब हम अपनी नौकरी, अपने निवेशों या यहाँ तक कि अपने कुछ रिश्तों पर लागू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ बेवजह अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। किताब कहती है कि अक्सर तनाव इसी बात का संकेत होता है कि हमें अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में शून्य आधारित सोच की जरूरत है। ये वाकई सोचने लायक बात है, अपनी जिंदगी का ऑडिट करने जैसा। इसके अलावा अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन भी जरूरी बताया गया है। हाँ, खासकर अपने काम के संदर्भ में। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र की रिजल्ट एरियाज KRAs पहचानें। ये वो 5-7 मुख्य जिम्मेदारियां हैं जिनके अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको रखा गया है, जिनके आधार पर आपका काम मापा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक सेल्स पर्सन के KRAs हो सकते हैं नई लीड्स ढूंढना, प्रेजेंटेशन देना, सेल्स क्लोज करना, ग्राहकों से संबंध बनाए रखना, रिपोर्ट बनाना आदि। फिर पूरी ईमानदारी से देखें कि इन 5-7 क्षेत्रों में से आपका सबसे कमजोर KRA कौन सा है।
सबसे कमजोर वाला क्यों? क्योंकि अक्सर वही आपकी तरक्की की रफ्तार तय करता है। आपकी क्षमता की ऊंचाई आपके सबसे कमजोर किनारे से सीमित हो सकती है। उसे सुधारने पर फोकस करना जरूरी है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, तो हमने शुरुआती बिंदु समझ लिया, गैर जरूरी चीजों को हटाने के बारे में सोचा और अपनी कमजोरियों को पहचाना। अब योजना बनाने की बारी, एक्शन प्लान। हाँ, अब बारी है एक ठोस एक्शन प्लान बनाने की। देखिए, किताब कई तकनीकों का जिक्र करती है, लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है 10 लक्ष्यों वाली विधि। 10 लक्ष्यों वाली विधि, ये क्या है? आप एक कागज लें और उस पर अगले 12 महीनों में आप जो 10 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उन्हें लिखें। वर्तमान काल में लिखें जैसे वो अभी हो रहा है। ठीक है, 10 लक्ष्य लिख लिए, फिर उन 10 में से उस एक लक्ष्य को चुनें जिसका आपकी जिंदगी पर अगर वो हासिल हो जाए तो सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा, सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। ये आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बन जाएगा। प्रमुख निश्चित उद्देश्य। और फिर उस एक लक्ष्य पर फोकस करना है। हाँ, मुख्य रूप से उस पर। उसे एक अलग कागज पर लिखें। उसे हासिल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक पूरी सूची बनाएं। हर संभव कदम लिखें। फिर उस सूची को काम के हिसाब से व्यवस्थित करें, प्राथमिकताएं तय करें और फिर सबसे जरूरी उस पर काम करना शुरू कर दें। रोज कुछ ना कुछ करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। रोज कुछ करना। हाँ, और उस लक्ष्य को एक इंडेक्स कार्ड पर लिखकर अपने पास रखें। उसे रोज सुबह शाम देखें। ये आपके अवचेतन मन को लगातार याद दिलाता रहेगा कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है और उसे सक्रिय रखेगा। ये तो बहुत ही ठोस तरीका लग रहा है। योजना के साथ साथ समय प्रबंधन का भी जिक्र है, वो 80-20 नियम वाली बात। हाँ, परेटो सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपके 80% नतीजे, आपकी 80% सफलता आपके सिर्फ 20% कामों से आती है। सिर्फ 20%? हाँ, तो सफलता के लिए जरूरी है कि आप पहचानें कि वो 20% सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं और उन पर अपनी ज्यादातर ऊर्जा और समय लगाएं। बाकी जो 80% कम महत्वपूर्ण काम है उनके लिए रचनात्मक टालमटोल, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का इस्तेमाल करें। रचनात्मक टालमटोल, ये क्या होता है? मतलब जानबूझकर उन कम जरूरी कामों को टालना या बाद में करना, या अगर संभव हो तो किसी और को सौंप देना, ताकि आप अपने सबसे जरूरी 20% कामों पर फोकस कर सकें। प्राथमिकता तय करने के लिए ABCDE विधि भी बहुत कारगर बताई गई है। अच्छा, और मान लीजिए हमने योजना बना ली, प्राथमिकताएं तय कर ली, काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर आती हैं मुश्किलें, बाधाएं। उनसे कैसे निपटें? देखिए, बाधाएं तो आएंगी ही। ये लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एलियाहू गोल्डरैट का अड़चनों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कहता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के रास्ते में हमेशा कोई ना कोई मुख्य बाधा या अड़चन होती है। एक सीमित करने वाला तत्व होता है। हमारा काम है उसे पहचानना और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसे दूर करने में लगाना। और किताब कहती है कि 80% बाधाएं बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती हैं, हमारे अंदर। बिल्कुल, 80% बाधाएं हमारे भीतर होती हैं। हमारे डर, हमारी शंकाएं, हमारा आत्मविश्वास, हमारी आदतें। बाहरी बाधाएं जैसे संसाधन की कमी या दूसरों का विरोध, वो सिर्फ 20% होती हैं। तो ज्यादातर लड़ाई खुद से है। महसूस करें। सबसे बड़ी आंतरिक बाधाएं हैं डर, खासकर असफलता का डर और आलोचना का डर, और शंका, खुद की काबिलियत पर शक। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों सीखी हुई भावनाएं हैं। इन्हें अभ्यास से दूर किया जा सकता है, साहस और आत्मविश्वास का अभ्यास करके। साहस और आत्मविश्वास का अभ्यास। हाँ, और यहीं पर डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन की सीखी हुई असहायता, लर्न्ड हेल्पलेसनेस की बात आती है। ये वो स्थिति है जब बार-बार असफल होने पर या मुश्किलों का सामना करने पर व्यक्ति ये मान लेता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, कि हालात उसके काबू से बाहर है, जबकि असल में वो कर सकता है। किताब के अनुसार लगभग 80% लोग किसी न किसी हद तक इससे प्रभावित होते हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब तो बाधा पहचान ली, समझ लिया कि वो अंदरूनी है, अब उसे दूर करने पर काम करना है। असली सरेंडर का मतलब है क्या होगा अगर हम कोशिश करें और फिर भी सफलता ना मिले? यहीं पर शायद वो बात आती है जिसे दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता, एक उदाहरण, परसिस्टेंस, ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट ये शायद सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। किताब कहती है कि दृढ़ता असल में आत्म अनुशासन का ही दूसरा रूप है। जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो,
आत्म अनुशासन इस का सिंपल दूसरा रूप। प्रैक्टिस ने हाँ, उसके याद है भीतर के विंस्टन संघर्ष को चर्चिल ने शांत क्या कर कहा दिया। था? कभी और उसने नहीं, महसूस कभी किया नहीं, कि कभी surrender नहीं से हार नई मानो। opportunities और ऑरिसन clarity स्वीट जन्म मार्डन लेती की हैं। एक अद्भुत कहानी है। Surrender की शक्ति उन्होंने किताब लिखी माइंड और पुशिंग टू ईगो द की लड़ाई फ्रंट। बंद हो जाती है। उसकी पूरी की पूरी Present moment में पांडुलिपि एक होटल acceptance में और आग inner लगने से peace जल आती गई। है। ओह, पूरी मेहनत सर्कमस्टांसेस बर्बाद। चाहे जैसे हाँ, भी हों, लेकिन हम उन्हें उन्होंने ऑब्जर्व करके हार नहीं उनके मानी। साथ एडजस्ट कर उन्होंने सकते हैं। बैठकर पूरी किताब आरव ने शब्दशः रोजमर्रा की दोबारा लिख छोटी-छोटी डाली चीजों में और वो surrender का किताब अभ्यास किया। बेस्ट सेलर बनी। ट्रैफिक में फंस ये है जाए दृढ़ता। तो ऑब्जर्व वाओ, करना और ये तो रेजिस्ट कमाल ना की करना। दृढ़ता है। किसी अविश्वसनीय। डिसएग्रीमेंट में शांत रहना और अक्सर reaction लोग observe हार करना। तब मान लेते हैं जब Inner वे body सफलता और के awareness पर बहुत ध्यान बहुत देकर करीब होते हैं। present में टिकना। दृढ़ता का मतलब है धीरे-धीरे उसने देखा गिरकर फिर कि उठना, तनाव कम हुआ रास्ता और बदलना जीवन पड़े तो आसान लगने बदलना, लगा। लेकिन लक्ष्य Main पर नजर message, बनाए रखना surrender और का तब अर्थ तक है कोशिश इस करते पल को रहना जब पूरी तक तरह आप स्वीकार कामयाब ना करना हो जाए। और और माइंड इसके की साथ ही शायद प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र कर्म होना। केंद्रित होना भी जरूरी ये है। हमें सिर्फ शांति, सोचना नहीं करना। clarity और बिल्कुल, मानसिक शक्ति देता है। एक्शन ओरिएंटेड दोस्तों, होना। आज हमने सफल The Power लोग of Now की सोचते पूरी कम जर्नी सुनी। करते ज्यादा है। एक्कट वो होने की ये जल्दी किताब शुरू हमें करते यही हैं, सिखाती है देर तक कि काम असली करते हैं जीवन और हमेशा शांति उम्मीद और से शक्ति थोड़ा केवल present ज्यादा moment में वो है। एक्स्ट्रा माइल आरव जाने की को कहानी ने तैयार हमें रहते दिखाया हैं। कि गति अगर हम बनाए रखना awareness, महत्वपूर्ण inner है। body ये सब और बहुत presence के अभ्यास व्यवहारिक करें, कदम है। तो हम पर स्ट्रेस, इस पूरी दुख प्रक्रिया और में माइंड की उलझनों क्या से कोई मुक्त ऐसी होकर ऐसी सच्ची अदृश्य शांति पा शक्ति भी सकते है हैं। जो हमारी मदद कर तो सकती याद है? रखिए, किताब में the अति only चेतन moment मन, you truly have is सुपर now। कॉन्शियस माइंड का हर जिक्र पल आता को है। पूरी तरह ये क्या है? जिएं, ये observe थोड़ा करें रहस्यमयी सा और लगता है। surrender हाँ, करें। ये एक बहुत ही यही असली आकर्षक inner peace अवधारणा है। और जीवन का इसे आनंद है। अलग-अलग विचारकों ने अगर आपको अलग-अलग ये नाम ऑडियो बुक दिए हैं। पसंद आई, तो फ्रॉइड इसे ने शेयर इसे जरूर सुपर करें ईगो कहा, अपने दोस्तों और इमर्सन ने परिवार के ओवरसोल, साथ। और यहाँ कार्ल युंग podcast ने को अधिचेतन, सब्सक्राइब करें नेपोलियन ताकि हिल ने आप इसे हर नए असीमित एपिसोड प्रज्ञा सीधे सुन कहा। सकें। ये हमारे एक सोशल मीडिया चेतन पर भी मन जुड़ें, जो सोचता tips, है और motivation और अवचेतन मन जो self-improvement याद के लिए। रखता है और और हमेशा याद आदतें रखें, चलाता है, से learn, परे grow, एक उच्चतर inspire, शक्ति है। यार उच्चतर podcast। शक्ति, कैसी शक्ति? ये वो शक्ति है जो हमें अचानक से प्रेरणा देती है, कोई नया विचार देती है, अंतर्दृष्टि देती है या किसी ऐसी समस्या का समाधान सुझाती है जिसका जवाब हमें चेतन रूप से नहीं मिल रहा था। वो आहा मोमेंट जो होता है ना कभी-कभी। हाँ, होता है। जब अचानक कोई आइडिया कौंध जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। किताब का तर्क है कि इतिहास की ज्यादातर महान खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कलाकृतियां और व्यावसायिक सफलताएं इसी अतिचेतन मन की देन है। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम शांत होते हैं, केंद्रित होते हैं और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। तो इसे हम सक्रिय कैसे कर सकते हैं? लक्ष्य तय करना, उन पर विश्वास करना, योजना बनाना और उन पर लगातार काम करना, ये सब इस शक्ति को सक्रिय करने के तरीके हैं। इसके अलावा मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो पहले ही हकीकत बन चुका है, ये भी इसे बहुत शक्तिशाली ढंग से सक्रिय करता है। जब हम पूरे विश्वास और गहरी भावना के साथ अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो ये अतिचेतन मन उसे हकीकत बनाने के लिए रास्ते खोजने लगता है। तो ये सिर्फ भाग्य या संयोग या सेरेंडिपिटी जैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे हम जानबूझकर जगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब का तो यही मानना है। ये एक ऐसी क्षमता है जो हम सब में मौजूद है, बस हमें उसे जगाना और उस पर भरोसा करना सीखना होगा। ये हमें सही समय पर सही विचार देती है, सही लोगों से मिलवाती है और मुश्किलों से निकलने के रास्ते सुझाती है। ये हमारे लक्ष्यों को हमारी ओर खींचती है। ये तो बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य के इन अंशों से जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो हैं: पहला, पूरी स्पष्टता, ठीक ठीक जानना कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं। दूसरा, मजबूत विश्वास, गहराई से यकीन करना कि आप उसे पा सकते हैं और उसके हकदार हैं, अपनी सीमित करने वाली धारणाओं को चुनौती देना। तीसरा, एक ठोस योजना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम रास्ता बनाना। चौथा, लगातार कर्म, योजना पर रोज अमल करना, गति बनाए रखना। पांचवा और अटूट दृढ़ता, बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद लगे रहना, हार न मानना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला। स्पष्टता, विश्वास, योजना, कर्म और दृढ़ता, ये 5 स्तंभ हैं जिन पर लक्ष्य प्राप्ति की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इन सबको सहारा देती है जिम्मेदारी लेने की भावना, लगातार सीखते रहने की इच्छा और अपने अति चेतन मन की शक्ति पर भरोसा।
ये वाकई में तो काफी दोस्तों, व्यवहारिक ये और थी महान प्रेरणादायक है। उपन्यासकार और लगता है कि अगर इन कहानीकार बातों पर ध्यान मुंशी दिया जाए तो बहुत प्रेमचंद कुछ जी बदला की जा सकता अमर है। रचना बिल्कुल। दो बैलों और की जाते कथा। जाते मैं श्रोताओं के लिए आशा एक है कि सवाल ये छोड़ना कहानी चाहूंगी, आपको जिस पर हमने प्रेरणादायक और पहले भी बात की हृदयस्पर्शी लगी थी, होगी। लेकिन अब इसे शायद अपने वो दोस्तों, ज्यादा बच्चों मायने और रखता है। रिश्तेदारों के साथ इस पूरी जरूर चर्चा साझा के करें, आधार पर ताकि वो वे भी कौन इस सा सुंदर एक साहित्य का आनंद आत्मसीमित ले सकें। विश्वास है और जिसे हाँ, आप आज कुछ अच्छा सुनने अभी की ये इसी पहल आगे वक्त बढ़ाने के चुनौती लिए देने और यार बदलने का पॉडकास्ट को फैसला कर सब्सक्राइब सकते करना हैं। ना भूलें। बस एक मैं मिलता हूँ सोचिएगा आपसे जरूर। बहुत जल्द। एक आपका शक्तिशाली अपना, सवाल दिल को छू जाने वाला सोचने साथी और अमल यार करने के लिए। पॉडकास्ट। उम्मीद है आज की यह गहरी पड़ताल लक्ष्यों को सिर्फ देखने का नजरिया ही नहीं बदलेगी, बल्कि उन्हें हासिल करने की राह में एक मददगार साथी भी साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।